हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो जैसे ए है, ए एक रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग है वो होगा -dc/dt, और वो प्रोपोर्शनल किसके होगा? सी ए मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि रिएक्टेंट। तो K1 है वो रेट कांस्टेंट है, Ca है वो अभिकारक की सांद्रता है t समय पर, है ना। तो यदि मान लो A की प्रारंभिक सांद्रता है वो A है, स्मॉल है, और t समय पश्चात A के अक्स मोल है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, जिससे क्या है कि आफ्टर टी टाइम जो ए की कंसंट्रेशन है वो A-x रहेगी, क्योंकि अक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई, इसलिए बची कितनी? A-x। अब टी समय पर सांद्रता थी उसके समानुपाती, तो जो d-A-x/dt है वो समानुपाती हो गया A-x। और चूंकि जो A-x ये प्रोडक्ट के रूप में अभिक्रिया का वेग लिखेंगे, तो क्योंकि अक्स मोल बने हैं प्रोडक्ट के, तो dx यानी कि dx/dt आ जाएगा। ये प्रोडक्ट की सेंस में पॉजिटिव आ जाएगा, और वो भी समानुपाती A-x के होगा, क्योंकि रिएक्टेंट की सांद्रता के समानुपाती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है ना। तो अब क्या है कि इसको बराबर करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, जिसको रेट कांस्टेंट कहेंगे, वेग नियतांक या वेग गुणांक कहेंगे। और ये जो इस प्रकार सा ये है, ये जो वेग समीकरण का डिफरेंशियल फॉर्म है, यानी कि अवकल समीकरण रूप है इसका। अब हम क्या करते हैं, अक्स वालों की एक तरफ लेते हैं, बाकी को अलग। तो dx/A-x = K1/dt, ये अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर 10। अब इक्वेशन 10 का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए हमने पहले जो अक्स वाले हैं वो एक तरफ कर लिए थे, बाकी एक तरफ कर लिए थे। तो A-x का करेंगे इंटीग्रेशन, तो -ln A-x आएगा, और K1 चूँकि कांस्टेंट है, dt का t होगा, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन स्थिरांक c आ जाएगा। अब इस समीकरण में हम क्या करेंगे, क्योंकि समाकलन स्थिरांक c को कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जब t बराबर 0 था तो प्रोडक्ट की सांद्रता 0 थी, यानी x 0 था। तो t से जो ऊपर वाली जो समीकरण है उसमें हम t बराबर t का मान रखेंगे 0, अक्स का मान भी रखेंगे 0। यदि t का मान यदि हम 0 रखते हैं तो K1t का मान 0 हो जाएगा, यानी c के इक्वल ही आएगा। और अक्स का मान 0 रखेंगे तो इधर आएगा LHS में आएगा, ये LHS में -ln हो जाएगा, यानी कि c का मान आया अपने पास -ln। अब c का मान रख दिया इस ऊपर वाले समीकरण में, तो यहाँ ये प्राप्त हो गया -ln A-x, K1t -ln आ गया। अब K1t बराबर क्या आ गया, -ln A-x, और ln A ये प्लस का हो गया, और K1t बराबर, अब क्योंकि ln A -ln B होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं ln A/B। तो वैसे यहाँ ये इस फॉर्म में आ गया ये समीकरण, तो ये ln A/A-x = K1t आ गया। तो अब क्या हुआ कि ln को फिर log में चेंज करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है, और K1t बराबर आ गया 2.303 log A/A-x, और K1 का वैल्यू मान करेंगे तो t से भी डिवाइड हो जाएगी ये, तो इक्वेशन नंबर 12 आ जाएगी। और फिर t यदि हमें कैलकुलेट करना है तो ये आएगा t कैलकुलेट करेंगे तो K1 से डिवाइड होगी, जो इक्वेशन अपनी ऊपर वाली है। तो इस प्रकार से 12a आ जाएगी। तो ये जो अभिक्रियाएँ हैं, ये जो समीकरण है 12, वो समाकलित वेग समीकरण है। हमने पहले अवकलित वेग समीकरण भी देखी थी। तो इस प्रकार से हमारे पास वेग नियतांक या जो समय है t का फॉर्मूला आ जाता है।
अभी इन्हीं समीकरण को हम क्या कर देते हैं कि हम और रूपों में भी लिख सकते हैं। एक विलेहेमी समीकरण होता है, और विलेहेमी समीकरण में क्या करते हैं, t बराबर 0 है तो उस कंसंट्रेशन को हम C0 या C0 लिखेंगे, t समय पर सांद्रता को हम Ct लिखेंगे। तो ये किसकी सांद्रता है, ये अभिकारक की है, रिएक्टेंट की है ना। तो रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता हमने पहले क्या ली, स्मॉल ले ली थी, और आफ्टर टी टाइम a-x हो जाती है रिएक्टेंट की। तो a-x की जगह हम Ct रखेंगे और a की जगह C0 लिखेंगे। तो हमारे पास था ln a/a-x, वो K1T था ना। a एक देखिए, इसमें देखिए ln a/a-x है, ये समीकरण 11 उसके हिसाब से किया है। तो a की जगह हमने क्या कर दिया, C0। ये समीकरण है, समीकरण 11, उसमें a की जगह हमने C0 लिखा, a-x की जगह हमने Ct लिख दिया, इतना किया। तो C0 और Ct लिख देने से ये समीकरण प्राप्त हो गई। अब ये इसको फिर क्या किया, रिवर्स करने से माइनस हो गया, फिर रिवर्स करने से माइनस ln आएगा, माइनस हम दूसरी साइड भी कर सकते हैं। तो Ct/C0 बराबर आ गया e⁻−k1t आ गया, और Ct बराबर क्या आ गया, C0 या C0 e⁻−k1t। ये जो समीकरण है, ये विलेहेमी समीकरण है, आती है के नाम से जानी जाती है। तो विलेहेमी समीकरण भी हमें कई बार प्रूव करवाना, या विलेहेमी समीकरण कैसे आई वो पता होना चाहिए, कई बार छोटा प्रश्न आ जाता है। अब अंतराल सूत्र चाहिए, तो अंतराल सूत्र के लिए क्या है, जैसे मान लो एक की सांद्रता प्रारंभिक, कई बार क्या होता है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात नहीं होती, लेकिन फिर भी हम K1 का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि T1 पर x1 सांद्रता हमें पता है, x1 सांद्रता अपघटित हुई और T2 पर x2 हो जाती है अपघटित, यानी x1 और x2 प्रोडक्ट बनते हैं। तो उस समय हम देखेंगे कि T1 और T2 समय पर साथ जो अभिकारक की सांद्रता है वो कितनी रह जाएगी। T1 समय पर रहेगी a-x1 और T2 पर रहेगी a-x2। तो उसके आधार पर हम ज्ञात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि प्रारंभिक सांद्रता तो a है, तो प्रारंभिक सांद्रता से जो T1 समय कितना लगा वो कैलकुलेट करने के लिए हमें ये समीकरण 14 आती है, ये समीकरण 14 है। तो इसमें ये 2.303 अपॉन K1 log a/a-x1 हो गया, और उसी प्रकार से T2 वाले में log a/a-x2 होगा। और दोनों को हम क्या कर देते हैं, इसमें 15 में से 14 घटा देंगे, तो T2 - T1 जो ये अंतराल आ गया, समय अंतराल आ गया। तो ये कैसे आया है, तो इसमें ये log इधर भी माइनस हो जाएगा। 2.303 K1 है, वो दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन ले लिया, और a-x2 में से घटेगा log a/a-x2 में से घट जाएगा log a/a-x1। तो ये चूँकि log a-b वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये अगला नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। तो उसमें a/a-x2 डिवाइड बाई a/a-x1, तो a तो कैंसिल हो जाता है, x1 ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो आई है अपने पास। और a-x1 क्या था, एक्चुअली ये C1 था, और a-x2 C2 जो कंसंट्रेशन है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है 2.303 अपॉन K1 log C1 अपॉन C2। तो C1 क्या है, T1 टाइम पर अभिकारक की सांद्रता है, और C2 क्या है, T2 समय पर अभिकारक की सांद्रता है, और ये डेल T है वो दोनों समय का अंतराल है, यानी कि समयांतराल है। इस प्रकार से हम समयांतराल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले और आ जाते हैं। इसके अलावा हम प्रथम कोटि अभिक्रिया का यदि हम आरेखीय निरूपण करना चाहते हैं, ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि हमारे पास था ln a/a-x = K1T था, लेकिन log a/a-x है, तो फिर 2.303 से डिवाइड होगा। तो ये आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log a- जो ऊपर वाले टर्म को हमने ऐसे लिख दिया,
क्योंकि log a अपॉन b है वो ज़्यादा log a माइनस log b, तो उसी फॉर्म से खोल दिया इसको। अब हम क्या करते हैं कि log a माइनस x आएगा तो ये इक्वल किसके होगा, माइनस k1 अपॉन 2.303 और ये 2.30 t log a। तो ये इसको हम तुलना कर सकते हैं y बराबर mx प्लस c से। तो यहाँ m है यानी कि स्लोप है वो होगा माइनस k1 अपॉन 2.303 और जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा log a होगा वो इंटरसेप्ट होगा। और यदि हमें ढाल का मान आया माइनस k1 अपॉन 2.303 और यदि हमें k1 चाहिए तो ढाल जितनी आती है उसको 2.303 माइनस 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमें ग्राफ इससे भी समझते हैं कि जैसे ये t में टाइम में और log a अपॉन a माइनस x, तो इसमें तो अंतःखंड नहीं आएगा, इसमें तो ये मूल बिंदु से स्टार्ट होगा ये ग्राफ। और इसमें क्योंकि log a अपॉन a माइनस x था वो k1 अपॉन 2.303 t था, तो ये जो इसमें केवल स्लोप होगी m का मान होगा, स्लोप का मान होगा k1 अपॉन 2.303। लेकिन यदि दूसरे वाले में हम टर्म में देखें तो उसमें इंटरसेप्ट भी होगा और ये आएगा, इसमें भी स्लोप का मान वो ही होगा माइनस k1 अपॉन 2.303। तो इस प्रकार से ये ग्राफ प्राप्त होते हैं और हम k1 का मान इस स्लोप से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु कितनी होती है। तो अर्धायु के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अर्धायु होती क्या है, वह समय जिसमें अभिकारक का आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, उसको टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं या टी 0.5 से भी करते हैं। तो टी हाफ के लिए हम x बराबर रखेंगे a/2, x बराबर a/2 क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता का आधा। तो यहाँ हमारे पास जो समीकरण थी टी हाफ की क्या थी या टी की क्या थी, वो थी 2.303 अपॉन k1 log a अपॉन a माइनस x थी। x की जगह हमने a/2 रखा, a/2 रखने से तो नीचे वाला जो टर्म है वो a/2 आया और a में a/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो ये अपना आगे आएगा 2.303 अपॉन k1 इंटू log 2, ये आया देखो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 और इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी हाफ बराबर आ जाएगा 0.693 अपॉन k1। तो इस प्रकार से ये जो हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो कंस्ट्रेशन का कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो अर्धायु है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो अर्धायु है वो प्रारंभिक अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है। और केवल अभिक्रिया की अर्धायु ही नहीं, यदि किसी भी अंश का यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का कोई भी अंश का क्रियाफल में परिवर्तन के लिए जो आवश्यक समय है वो मूल सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यदि अंश मान लो थीटा है तो उसको हम क्या करेंगे, a अपॉन a माइनस x की जगह वो थीटा रखेंगे। तो जो भी ये जो समय है वो एक स्थिरांक ही होता है, उसमें कोई कंस्ट्रेशन का टर्म नहीं आएगा। तो किसी भी अंश को पूर्ण करने वाले जो समय है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। और इसका जो वेग नियतांक होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, उसका मैंने बताया था पहले सेकेंड इनवर्स होता है उसका मात्रक वेग नियतांक। अब ये जैसे हम कैलकुलेशन किसी न्यूमेरिकल को कैसे करें, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है जिसमें क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वो 90% होने में पूर्ण होने में 10 मिनट लगते हैं। तो 10 मिनट लगते हैं तो हम ये मिनट के हिसाब से नहीं, ये मिनट इनवर्स में निकालेंगे। तो हम 2.303 तो और टी की जगह हम 10 मिनट 10 में ही रख सकते हैं। और log a अपॉन a माइनस x, a को तो a ही रखेंगे लेकिन a माइनस x की वैल्यू रखेंगे। a को मान लिया 1 मान लो या a भी रख सकते हैं। और x यदि a को 1 माना है तो 90% पूर्ण होने में, यानी कि x क्या होगा, x से वो जो प्रोडक्ट में कितना चेंज हो गया तो 90% हो गया। तो 1 का 90% 0.9 आया और 0.9 आया तो 0.9 का मान रखा, फिर ये 1 से 0.9 घटा 0.1 आया तो log 10 का मान 1 होता है। तो ये 2.303 में 10 से डिवाइड हुआ तो 0.2303 मिनट इनवर्स हो गया है।
तो इस प्रकार से हम ये प्रथम कोटि अपक्रिया का वेग नियतांक का हमने कैलकुलेट किया है इसमें। तो मेरे ख्याल से ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया से संबंधित जो कंसेप्ट्स हैं आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।